हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हेड कांस्टेबल के लिए भी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी और इसमें जो हम क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो आपका देखो सब इंस्पेक्टर में भी काम आने हैं, कांस्टेबल में भी, हेड कांस्टेबल में भी, हर जगह आपके वो क्वेश्चंस काम आने वाले हैं। ठीक है, तो एक मैंने आपको इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे, तो उसका पार्ट 1 हमने किया था लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। और जैसा कि एक बच्चा सुखवीर सिंह जो हमेशा मतलब कमेंट करते रहते हैं, तो उसमें मैंने पूछा था कि भी कुछ एवरेज वाले और कुछ हमारे परसेंटेज वाले और रेशियो वाले पार्ट कवर नहीं हुआ था, तो वो वाला पार्ट भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो इम्पॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन हमारा पार्ट 2 है। और जैसा कि आप लोग जानते भी ऑफलाइन बैचेस सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए हमने स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, आप जानते हो एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई हुई हैं 20,000 वैकेंसीज, एसबीआई पीओ वाला एग्ज़ाम आया हुआ है, बैंकिंग का एग्ज़ाम आया हुआ है। तो जो बच्चा बैंकिंग, एसएससी या फिर पंजाब जॉब्स के लिए किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है तो वो ऑफलाइन मोहाली में आके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है 6 अक्टूबर से, वो मॉर्निंग 7 to 9:30। काफ़ी सारे जो वर्किंग पीपल थे, जो वर्किंग स्टूडेंट्स कुछ भी हैं, तो जो पूछते थे कि मतलब ये मॉर्निंग वाले बैचेज या इवनिंग वाले बैचेज, तो उनके लिए मतलब कि ये बैच होता है वर्किंग पीपल के लिए ज़्यादातर। ठीक है, दूसरे भी बच्चे आ सकते हैं। देखो मॉर्निंग का जो बैच होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। सुबह 7 बजे की पढ़ाई जो है ना वो आपकी सबसे बेस्ट रहती है। ठीक है, उसमें आप 2-2.5 घंटे में उतना कवर कर लेते हो जितना आप 4-5 घंटे में दूसरे बैचेस में कवर करते होगे। तो मॉर्निंग 7 to 9:30 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 6 अक्टूबर से। इसमें आपकी डेली 2.5 से 3 घंटे इसके अंदर क्लासेस आपकी रहेंगी। सारा सिलेबस आप जानते हैं कवर होगा, फुल स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, रिजल्ट्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। और ये हमारा मोहाली एकेडमी का नंबर है जहाँ पे मैं टीच करता हूँ। ठीक है, और इन केस कोई बच्चा चंडीगढ़ में वाले में जाना चाहता है तो चंडीगढ़ के एकेडमी का नंबर ये है हमारा 9988442200। तो जो बच्चे चंडीगढ़ के नियर बाय हैं वो चंडीगढ़ में कोचिंग ले सकते हैं, जो बच्चे मोहाली के नियर बाय हैं वो मोहाली आके क्लास लगते हैं। और जो बच्चे दूर हैं, अगर इन सेंटर के आसपास हैं, मोहाली, पटियाला, संगरूर, लुधियाना, गुरदासपुर, जालंधर, तो वो उन बच्चे यहाँ पे नंबर्स पे इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो बच्चे इनसे भी दूर हैं, इन सेंटर के आसपास भी नीचे बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, तो वो बच्चे वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं। तो आपका एसएससी का वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है, एक्सक्लूसिव बैंकिंग का भी अलग से अवेलेबल है, पंजाब का भी अलग से अवेलेबल है। ठीक है जी, तो ब्राइट अकेडमी की एप्लीकेशन आप लोग ऐप स्टोर पर जाकर ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी आपने सर्च करना है, वो डाउनलोड कर लेनी है और सबसे पहले साइन अप किया करो। ये बच्चे बहुत प्रॉब्लम आती है कि साइन इन करने की, साइन अप करना है। पहले बच्चे साइन अप करोगे, अपना ईमेल आईडी वगैरह वो बनाओगे, उसके बाद आपने साइन इन करना होता है। ठीक है, फिर वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए जी, तो हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो हमारे हेड कांस्टेबल में क्वेश्चन आए हुए थे उसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है इस टाइप वाला। मंथली इनकम्स ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 4:3। आपको मंथली इनकम की रेशियो बता रखी है, रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर की रेशियो आपको बता रखी है, और दोनों के दोनों सेव करते हैं 600 रुपये पर मंथ। देन व्हाट इज़ द मंथली इनकम ऑफ पी, पी की मंथली इनकम निकालनी है। तो इसमें देखो नॉर्मली मैं आपको 2 तरीके से बता दूंगा। एक रेशियो से बताऊंगा जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लगा सकते हैं, और दूसरा जैसे हम बेसिक से सॉल्व करते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले जैसे आपको इनकम की रेशियो दे रखी है, ठीक है, आप लोग लिखोगे भाई इनकम की जो रेशियो में गिवन है वो कितनी दे रखी है हमें 4:3। आपने इनकम की रेशियो लिख ली 4:3, ये पी है और ये हमारे पास क्या है, क्यू है। मंथली एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर की रेशियो आपको दे रखी है, वो आपको कितनी गिवन है भाई 3:2। और दोनों जो सेविंग कर रहे हैं, सेविंग कितनी करेंगे भाई 600 रुपये की सेविंग कर रहे हैं, ये भी 600 रुपये की सेविंग कर रहा है और ये भी 600 रुपये की सेविंग कर रहा है। तो एक हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। देखो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 9 और 8 इसका डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 1 ठीक है। यहाँ पे देखो 3 3 ज़ा 9 हुआ, 4 2 ज़ा 8 हुआ, तो 9 और 8 का डिफरेंस कितना हुआ 1। ऐसे ही आप यहाँ पे करो भी 600 इंटू 3 1800 होता है, और ये कितना होता है 1200। तो 1800 और 1200 का डिफरेंस कितना होगा 600 होगा। तो वहाँ से भी डिफरेंस लिया, यहाँ से भी डिफरेंस लिया, डिफरेंस को डिफरेंस से कंपैरिजन करेंगे तो 1 हमारे पास कितना आ गया भाई 600 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, मंथली इनकम ऑफ पी, पी की इनकम निकालनी थी। तो ये पी की हमारी इनकम है 4:1:600 है, तो 4 आपके पास कितना हो जाएगा 2400।
तो इतना सही काम हमें क्वेश्चन में करना था। समझ आ गया सभी को? दोबारा देखो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनकम की रेशियो आपको मेंशन थी 4:3 है, एक्सपेंडिचर की रेशियो आपको देती थी 3:2 है, दोनों की सेविंग बताए थे 600 है और 600 है। अगर सेविंग अलग अलग भी बता रखी होती ना तो तब भी आप ऐसे कर लेते। मान लो ये 600 होता, ये 1000 होता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो 3 3 जा 9 रेशो, 4 2 जा 8 रेशो, तो 9 और 8 का डिफरेंस 1 रेशो। यहाँ पे करोगे 1800, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1200, डिफरेंस कितना हो गया 600। तो यहाँ से भी डिफरेंस लिया, यहाँ से भी डिफरेंस लिया, 1:600 है और 4 रेशो हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया 2400। ठीक है, जो बच्चे अगर x का यूज़ कर रहे थे मैं इनको बताया था भाई x का यूज़ करके कैसे बनता है। आपने इनकम मान लेनी ये 4x है और इसकी इनकम कितनी है 3x है। p की इनकम हमने मान ली 4x है, q की इनकम कितनी है 3x है। इनकम में से हम सेविंग क्या करेंगे माइनस, इनकम माइनस सेविंग। p की इनकम में से उसकी सेविंग माइनस कर दी और Q की इनकम में से उसकी सेविंग माइनस कर दी। तो इनकम में से अगर आप सेविंग माइनस करोगे तो कौन सी रेशियो बचेगी, एक्सपेंडिचर की रेशियो। तो एक्सपेंडिचर की रेशियो में कितनी मेंशन है भाई 3:2। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे भी वही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। देखो यहाँ से ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 4 जा 8x, 2 से करोगे कितना हो जाएगा 1200, यहाँ पे आप 3 से करोगे कितना हो जाएगा 9x और यहाँ पे करोगे कितना हो जाएगा 1800। 8x को उधर ले जाओ, 9x माइनस 8x कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और 1800 को इधर ले आओ तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 600। तो जैसे हमारा 1:600 आया था, इस 600 को आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो 600 × 4, तो p की इनकम कितनी आ जाएगी हमारे पास 2400। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। और ये वाले टाइप वाला क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर आता रहता है, तो ये क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब देखो 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 21, 22 एंड 26। ये आपको नंबर्स की रेशियो गिवन थी। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, इनके स्क्वेयर्स का सम आपको दे रखा था, वो हमारे पास कितना है 6404। मुझे डिफरेंस बताना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में क्या डिफरेंस है। अब देखो आपको सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स बता रखा है, तो आप रेशियो का भी क्या करोगे स्क्वेयर करोगे। 21 रेशियो है, 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई 441 हमने कर लिया। ठीक है, 22 का स्क्वायर हमारे पास 484, वो भी हमने लिख लिया। 26 का स्क्वायर 676, वो भी हमने लिख लिया। आपको जो बता रखा था सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इन स्क्वायर्स का आपने सम, तो रेशियो वाले हमारे नंबर्स थे, हमने उनका स्क्वायर किया। अब आप इनका सम कर लो। ठीक है, 6 4 10 और 1 11 हो गया हमारे पास, 5 13 और 20 हो गया, 0 आ गया, 20 4 4 2 10 16, 1601 और आर स्क्वेयर होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपने रेशियो का स्क्वेयर किया है। जैसे 21 रेशियो है, 21 आर, 21 का स्क्वेयर करोगे तो 441 आर स्क्वेयर बनेगा ये आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास 1601 आर स्क्वेयर, इसकी वैल्यू आर स्क्वेयर के साथ की वैल्यू आपको मेंशन थी भी 6404। 1 आर स्क्वेयर 1601, उसको काट देगा भी दिखाई दे रहा है साफ साफ, 16 चौके 64 होता है, पूरा 4 पे काट देगा। तो 1 आर स्क्वेयर की वैल्यू 4 है, तो 1 आर, तो 1 रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 आर स्क्वेयर की वैल्यू 4 आई है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। और हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ये स्मॉलेस्ट है 21, ये लार्जेस्ट है 26, डिफरेंस कितने का हो गया 5 का। तो 1:2 है, तो 5 रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा 10। ठीक है, किसी बच्चे ने अगर बनाया होगा ना पहले, तो हो सकता है उस बच्चे ने ये गलती जरूर की हो कि वो 1 आर स्क्वेयर की वैल्यू ना ले रहा हो, उसको 1 रेशियो की वैल्यू ले रहा हो। तो 1 रेशियो अगर आप 4 लोगे, फिर उसके बाद 5 रेशियो निकालते तो 20 आ जाता, और 20 भी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, और आपको तो यही लगता भी मैंने तो आंसर सही बनाया है। ठीक है, लेकिन वो आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब आप स्क्वेयर करते हो, ठीक है, देखो जब हम ऐड करते हैं तब ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो जैसे मान लो कि अगर 3:4 है, ठीक है, ये बात मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे 3:4 है, अगर आप इसको 3x तो इसको 4x लेते हैं, अगर मुझे इनको ऐड करना हो तो 3x + 4x कितना बनता है 7x। अगर मुझे ऐड करना हो तो x मेरा स्क्वायर में तो नहीं गया ना, 3x + 4x कितना हुआ 7x हो गया। अगर मुझे इनको मल्टीप्लाई करना हो या मुझे इनको स्क्वायर करना हो, अगर आप 3x का स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास 9x स्क्वायर कहलाता है।
तो ये जो रेशियोज वाली टर्म है ना, तो जैसे 441 रेशियो तो 441 आर स्क्वेयर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास 1601 आर स्क्वेयर की वैल्यू इतनी थी, तो 1 आर स्क्वेयर 4 हुआ, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 2। डिफरेंस हमें बताना था स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट का 5 रेशियो, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं ना कि अगर किसी ने एक बार भी कोई बैच लगाया हो, किसी ने प्रैक्टिस की हो, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में होना नहीं चाहिए कि जो बच्चा ना बना पाए, ठीक है। लेकिन एक बार तो मेहनत चाहिए ही है, एक बार तो आप लोगों को बैच लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 12 लीटर्स ऑफ मिल्क। 40 लीटर मिक्सचर के अंदर आपको ये पहले ही बता दिया गया कि मिल्क जो है 12 लीटर है, तो इसका मतलब वाटर 28 लीटर होगा। 40 लीटर मिक्सचर के अंदर मिल्क जो है वो 12 लीटर है, तो वाटर कितना बचा 28 लीटर। अब क्या कह रहा है, इफ़ 10 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ एडेड, 10 लीटर मिल्क और ऐड करने की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए 10 लीटर मिल्क ऐड कर देते हैं, मिल्क 22 हो गया। क्या वाटर में कोई चेंज किया? नहीं, वाटर तो अभी भी उतना ही है, 28 लीटर ही है। देन व्हाट इज़ द न्यू परसेंटेज ऑफ मिल्क, मिल्क की नई परसेंटेज अब क्या होगी, ठीक है। तो देखो मिल्क अब हो चुका है 22, ठीक है, और जो टोटल कंटेंट है, टोटल नया कंटेंट 22 + 28 हो चुका है 50। तो 22 जो है वो 50 का कितना परसेंट है? 44% हमारा आंसर। समझे? इसमें बच्चे कुछ ना कुछ और करने लग जाते हैं। भाई सिंपल सी चीज़ थी, कुछ नहीं करना था यहाँ पे, आप यहाँ रेशियो बनाने लग जा रहे हो, कुछ और कर जा रहे हो। यहाँ पे कुछ ऐसा करना ही नहीं था। 40 लीटर मिक्सचर था, उसमें बताया 12 लीटर मिल्क है, तो अगर 12 लीटर मिल्क है तो वाटर कितना बच गया? अभी 28 लीटर। अब उसने कहा 10 लीटर मिल्क और ऐड कर दिया गया। 10 लीटर मिल्क ऐड किया तो मिल्क आपके पास हो गया 22। वाटर में तो कोई चेंज नहीं किया, तो वाटर आपके पास कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो अब वो कह रहे हैं जो मिल्क है 22, वो नए वाला मिक्सचर, देखो नया मिक्सचर अब ये है, पुराना कंटेंट था 40, नया कंटेंट टोटल मिलाकर कितना हो गया? 50। तो मिल्क जो है 22, वो 50 में कितना परसेंट है ये हमें निकालना था, तो कितना आ जाएगा? 44%, ठीक है। तो इतने आसान सवाल एग्ज़ाम में आएंगे तो सारे के सारे बन जाने चाहिए। मैथ के क्वेश्चन तो मतलब कि ऑलमोस्ट सारे आपके कवर होने चाहिए। मैथ जो है ना वो आपको एक्यूरेसी देता है, वो आपके सही करवाता है, ठीक है। इंग्लिश में तो आपका तुक्का फेल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप इंग्लिश में वही करते हो, देखो हमेशा जो अगर हमें पढ़ के लगा भी हाँ भी सही लग रहा है तो उसको हम सही से वही तुक्का लगा देते हैं, ठीक है। कन्फर्मेशन तो होती नहीं भी ये आना है कि नहीं आना, कि यहाँ पे ऐट आना था कि ऑन आना था कि क्या आना था, वो कन्फर्मेशन नहीं है। पर जो पढ़ के हमें सही लगता है वो मार्क कर देते हैं, लेकिन वो 90% केस में वो गलती हो जाता है, ठीक है। तो मैथ जो है ना वो आपको देगा एक्यूरेसी और ज़्यादा मार्क्स। चलिए अब देखो ये इतना आसान सा सवाल है। अब पहले वीडियो पॉज करके खुद से एक बार बना के देख लेना, ठीक है। खुद से बना के देखो कि आपको पता चलना चाहिए भी आप भी क्वेश्चन बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। देखो रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ नीलम एंड रजनी 7:5। एजेस वाला पूरा चैप्टर तो आप रेशियो कंसेप्ट का यूज़ करके आराम से बना सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट एजेस ऑफ नीलम और रजनी आपको दे रखा है भी 7:5 है। नीलम और रजनी 7:5, ये हमने लिख दिया भी ये प्रेजेंट एज की रेशियो है। फिर कह रहा है आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद की बात कर रहा है। आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ 11:9। 8 साल के बाद जो उनकी रेशियो वो किस रेशियो में जाती है? 11:9। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ रजनी, ठीक है। अब ये रेशियो वाले एजेस वाले इतने आसान क्वेश्चन हैं, जैसे बच्चे जो पूछ रहे थे भी रेशियो वाले क्वेश्चन करवा दो या परसेंटेज वाले करवा दो, तो रेशियो वाले क्वेश्चन ही बहुत आसान आ रखे थे। तो पहले मैंने वो चैप्टर उठाए थे जिनमें थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन हो, ठीक है। इसमें भी हम एक ट्रेन वगैरह का एक अच्छा क्वेश्चन बाद में करेंगे, एलिगेशन का भी क्वेश्चन लास्ट में करेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो वो भी तो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। देखो वो कह रहे हैं कि 8 साल के बाद ये रेशियो जाती है। अब दोनों की एज में यहाँ पे 8 साल का इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन देखो रेशियो में कितने का चेंज आ रहा है? यहाँ पे भी 4 रेशियो का इंक्रीज़ आ रहा है और यहाँ पे भी कितने का इंक्रीज़ आ रहा है? 4 रेशियो का। और वैल्यू में कितने का इंक्रीज़ है? 8 साल का। तो 4 रेशियो की वैल्यू हो गई 8, 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 8 हो गई। तो 1 रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2।
तो अब हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ रजनी। तो रजनी की प्रेजेंट एज है 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 10। ठीक है जी। दोनों की एज में 8 साल का गैप था, दोनों की रेशियो में कितना गैप है, 4 रेशियो का गैप है। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 2। तो 5 रेशियो हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब देखो, अब अगर किसी बच्चे के मन में आ रहा है कि यहाँ पे अगर दोनों में सेम का चेन ना होता, या फिर दोनों की रेशियो में सेम का चेन ना होता, अगर रेशियो में सेम का चेन नहीं है तो सेम का चेंज आप बना सकते हो। तो वो हम कैसे बनाते हैं, जो नीचे वाली रेशियो का डिफरेंस होगा उसको आपने ऊपर से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो ऊपर वाली रेशियो का डिफरेंस होगा उसको नीचे वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो 4 रेशियो दोनों में सेम का इंक्रीज था ना। अगर दोनों में सेम का इंक्रीज ना हो तो आप सेम का इंक्रीज बना सकते हो। कैसे बनाते हैं, जो नीचे वाली रेशियो का डिफरेंस होगा उसको ऊपर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, और जो ऊपर वाली रेशियो का डिफरेंस होगा उसको आप नीचे वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप के तो पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ एक ही कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो ये है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है ना, वही हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। पार्टनरशिप के पूरे चैप्टर में एक ही कंसेप्ट है, वो है इन्वेस्टमेंट की जो रेशियो है वही हमारी क्या होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। हमें दिया भी ए और बी एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर 1 ईयर, दे रिसीव प्रॉफिट ऑफ ₹4200 एंड ₹4600 रिस्पेक्टिवली। आपको देखो प्रॉफिट बता दिया गया, प्रॉफिट आपको बता दिया भाई ए कितना प्रॉफिट कमा रहा है और बी कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 4200 और ये कितना हो गया भाई 4600। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल कर दो भाई, इनको 2 0 काट दी, 2 से काट दो, 21:23। अब जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही हमारी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट की रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो भी कितनी होगी, 21 और 23। अगर इन्वेस्टमेंट की रेशियो आपको स्टार्टिंग में मेंशन है तो वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको मेंशन है तो वही हमारी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट की रेशियो होगी। अब देखो आपको क्या बताया गया कि ए ने इन्वेस्ट किया 31,500 रुपये, तो मुझे निकालना है बस बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो ए की इन्वेस्टमेंट की रेशियो पता है 21 रेशियो, हम कहेंगे 21 रेशियो $315 के बराबर है 1 रेशियो। देखो 21 1 21, 10 बचेगा 105, 21 5 105, तो 1 रेशियो कितना आ गया हमारे पास 1500, और हमें फाइंड करना है 23 रेशियो। तो आप 23 रेशियो निकालोगे, मतलब 1500 इंटू 23। सबसे पहले 2 0 लगा दो, 15 3 45, 4 कैरी होगा, और 34 34,500 रुपये हमारी बी की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन आए एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है वही हमारी क्या होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है वही हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है। तो प्रॉफिट रेशियो लिखिए, इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट बता रखी थी 21 रेशियो 31,500, 1 रेशियो डिवाइड कर दिया 1500, और 23 रेशियो में निकालना 34,500। ठीक है, तो रेशियो के तो हमारे ये आसान क्वेश्चन बनते हैं। पार्टनरशिप और एजिस, पार्टनरशिप चैप्टर, एजिस चैप्टर, दोनों ही चैप्टर आपके बिल्कुल रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के ऊपर बेसिस है। ठीक है, चलिए अब देखो परसेंटेज का भी काफ़ी आसानी क्वेश्चन था ये। वो कह रहा है एफ इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 50%। एफ मतलब कोई भी एक वैल्यू, पहले उसको 50% इंक्रीज कर दिया गया, एंड देन इट डिक्रीज बाय 50%, फिर उसको 50% क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। फाइंड वैल्यू ऑफ एफ इज़ व्हाट परसेंट ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ। वो कह रहा है कि फाइनल वैल्यू, फाइंड नहीं, फाइनल वैल्यू ऑफ एफ, एफ की अब जो फाइनल वैल्यू है ना वो इनिशियल वाली वैल्यू का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही नॉर्मली आप इसको लिख के देखो, इनिशियल वैल्यू आपने अज्यूम कर ली 100 है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमने अज्यूम कर ली भी 100 है, ये इसका नाम दे दिया f। ठीक है, ये f है, ये जो वैल्यू लिखी ना हमने इसका नाम दे दिया f। f इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 50%। ठीक है, इसको 50% से बढ़ाया, तो 100 का 50% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा भी 150, एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 50%, फिर 50% डिक्रीज कर दिया। अब 150 का 50% होता है 75, तो 50% डिक्रीज कर दिया, तो अब ये कितना रह गया 75। ये आ गई आपकी फाइनल वैल्यू। ठीक है, 100 का 50% बढ़ाया 150,
फिर 50% डिक्रीज कर दिया, कितना हो गया 75। अब पूछ रहे फाइनल वैल्यू ऑफ एफ, ये फाइनल वैल्यू ऑफ एफ है, फाइनल वैल्यू ऑफ एफ इज व्हाट परसेंट ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ एफ, वो इनिशियल वाली वैल्यू का कितना परसेंट है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 75%। ठीक है, आसान था परसेंटेज का क्वेश्चन भी बिल्कुल। उसने कहा कि एक वैल्यू को पहले 50% बढ़ाना है, मैंने कहा वैल्यू अगर 100 है 50% बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 150। फिर उस वैल्यू को 50% कम करना था, तो 150 का 50% कितना होता है 75 कम कर दिया, तो फाइनल कितना आ गया 75। अब पूछा आपसे ये है कि जो फाइनल वाली वैल्यू आ रही है वो इनिशियल वाली वैल्यू का कितना परसेंट है, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 75%। क्लियर हो गया ये भी, बढ़ें आगे। चलो देखो, अब देखो ये एवरेज वाला क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ एन एवरेज वेट ऑफ 43 kg। ठीक है, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था, उसमें एवरेज 43 थी। वन स्टूडेंट ऑफ वेट 39 kg लीव द ग्रुप, एक स्टूडेंट जिसका वेट 39 kg है वो छोड़ के चला गया। एंड अनदर स्टूडेंट ऑफ वेट 35 kg, उसकी जगह पे एक दूसरा स्टूडेंट आ गया जिसका वेट कितना था 35 kg, उसने ज्वाइन कर लिया। इफ़ द न्यू एवरेज वेट बिकम्स 42.8 kg, अब अगर कि नया जो एवरेज है वो 42.8 हो गया, देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। देखो आपने ये देखा होगा भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज इक्वल टू क्या होता है सम। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज इक्वल टू क्या होता है सम होता है। तो अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालनी हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो आपके पास बनता है सम डिवाइड बाय एवरेज। ठीक है, अगर हमें कंप्लीट सम दे रखा हो, हमें कंप्लीट एवरेज पता हो, तो सम डिवाइड बाय एवरेज करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे। या फिर इसकी जगह पर अगर आपको ये पता हो कि चेंज इन सम कितना आ रहा है और हमें ये पता हो चेंज इन एवरेज कितना हो रहा है, ठीक है, तो तब भी हम क्या निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका आपने ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर ये काफ़ी यूज़ हो जाता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको जब भी निकालनी है तो चेंज इन सम मतलब टोटल में कितने का चेंज है डिवाइड बाय चेंज इन एवरेज, उसकी वजह से एवरेज पे कितने का चेंज आया तो आपके पास ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखो, पहले की एवरेज आपको पता है भी 43 है, एक स्टूडेंट जिसका वेट कितना था 39 वो चला गया, उसकी जगह पे दूसरा स्टूडेंट आ गया 35 वाला, तो इसका मतलब टोटल में जो चेंज आया वो 4 का ही आया होगा। एक 39 वाला चला गया, उसकी जगह पे 35 वाला आ गया, तो चेंज इन सम में चेंज कितने का आया 4 का। ठीक है, एवरेज पे कितना फ़र्क पड़ा, पहले एवरेज थी 43 अब हो गई 42.8, तो एवरेज पे फ़र्क पड़ा चेंज कितने का 0.2 का, तो डिवाइड बाय 0.2, तो पॉइंट हटा दो ऊपर 10 लगा दो, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 20 स्टूडेंट्स। तो कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गई कितनी 20। समझ आया। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। देखो ये तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सम डिवाइड बाय एवरेज, तो साथ ही में ये भी आप यूज़ कर सकते हो चेंज इन सम डिवाइड बाय चेंज इन एवरेज, कि टोटल में कितने का चेंज आया और उसकी वजह से एवरेज पे कितने का चेंज आया, तो चेंज इन सम डिवाइड बाय चेंज इन एवरेज, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाएगी कितनी 20। समझ आ गया। ठीक है, चलिए एक बना के भी देखो फिर आप। एक क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई करके देखो और मुझे बताना भी क्या आपका आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, कमेंट्स में करके बता भी दिया करो कि आप लोग सबसे पहले ना ऐसे ही सॉल्व किया करो, क्वेश्चन देखा करो उसको सॉल्व किया करो, चेक किया करो कि आप लोग कितने क्वेश्चंस बना पाए हो। ठीक है, तो बना के देखो और मुझे बताना। हाँ जी, कमेंट में डाल दिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, मैं देख लूँगा बाद में। देखो, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 बॉयज़ ऑफ ए कॉलेज इज़ 59। ठीक है, चलो दोनों मेथड से मैं आपको करवाता हूँ इसको। ठीक है, 20 बॉयज़ जो हैं उनकी एवरेज आपके पास कितनी है 59 है। इफ़ द हाईएस्ट मार्क्स एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड आर रिमूव। ठीक है, अब भाई हाईएस्ट और लोवेस्ट मतलब किसी दो बच्चे होंगे, कोई जिसका एक का हाईएस्ट चला गया होगा, इसका लोवेस्ट आया होगा, वो कह रहा है उन दोनों को निकाल दो, हाईएस्ट वाला भी लोवेस्ट वाला भी। देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग रिड्यूसेस बाय 1, तो जो एवरेज है मेरी वो क्या हो जाती है 1 से चली जाती है। ठीक है, फाइंड व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ हाईएस्ट, जो हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स जो थे उनकी मुझे एवरेज बतानी है। अब देखो आपको ये दे रखा है भाई 20 बॉयज़ की एवरेज कितनी है 59 है,
अब इसमें से आप मान लो कि 2 बॉयज़ चले जा रहे हैं ना, अब देखो जो 2 बॉयज़ जा रहे हैं अगर सबकी एवरेज 59 है तो जो 2 बॉयज़ जा रहे हैं मतलब वो 59 तो लेकर जाएंगे, अपना अपना 59 तो वो लेकर जा ही रहे हैं। पर इन 2 के जाने की वजह से और क्या फ़र्क पड़ रहा है, और क्या फ़र्क पड़ रहा है, देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग रिड्यूसेस बाय 1। जो बच गए हैं ना उनकी सबकी एवरेज भी 1 से कम हो जाती है। तो 20 में से अगर 2 चले गए तो बचे कितने, 18। तो 18 की एवरेज भी क्या होगी, 1 से कम होगी। तो मतलब ये 18 भी अपने साथ ले गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल करेंगे 9 और 9 18, 26, 6 आ जाएगा, 2 कैरी, 12 + 1 13। तो 136 जो है ना वो हाईएस्ट और लोवेस्ट का टोटल आ गया है। तो 136 डिवाइड बाय 2, हमसे एवरेज पूछी गई थी, तो एवरेज कितनी बन जाएगी, 16। हाँ जी, समझ आया ये वाला। मैं जानता हूँ ये वाला कम समझ में आता है, ठीक है। एग्ज़ाम में जनरली हम इस मेथड को फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को जो एवरेज का बेसिक मेथड है ना वो भी आना चाहिए। तो पहले मैं आपको एक बार बेसिक मेथड दोबारा से बताता हूँ और फिर उसके बाद ये वाला समझा दूँगा, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज इक्वल टू सम, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका सम बनता है 20 बॉयज़, एवरेज कितनी, 59 का डबल 118, तो 1180 हमारे पास क्या हो गया, टोटल हो गया। 20 बॉयज़ का टोटल है, ठीक है, जो उन्होंने मार्क्स लिए थे। हाईएस्ट और लोवेस्ट मतलब 2 आपके मार्क्स निकाले जा रहे हैं, तो मतलब 18 बॉयज़ के फिर भी मार्क्स आपके पास बचे होंगे, ठीक है। उन 2 के निकालने पर एवरेज 1 से कम हो जाती है, तो एवरेज कितनी हो जाती है भाई, 58। तो यहाँ पे हमें 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। 18 8 144, आपके पास ऊपर 14 कैरी होगा, 18 5 90, 90 + 14 कितना हो जाएगा, 104, ठीक है जी। अब 20 बॉयज़ के टोटल में से 18 बॉयज़ का टोटल आप क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। 2 बॉयज़ वो बचेंगे, 10 में से 4 गए 6 और 7 में 4 के 3, तो 136। तो 136 वो हाईएस्ट और लोवेस्ट का टोटल है, तो इनकी जो एवरेज बनेगी वो कितनी बनेगी, 68। हाँ जी, तो ये तो सिंपल है। 20 बॉयज़ की एवरेज इतनी थी, 2 बॉयज़ मतलब जा रहे हैं समझ लो हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले, तो 18 बॉयज़ की एवरेज 1 से कम हो जाती है, तो ये नया टोटल हो गया। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 बॉयज़ का जो टोटल है वो 136 है, तो एवरेज कितनी हो जाएगी, 68। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि देखो जो 2 बॉयज़ जा रहे हैं, अब देखो सबकी एवरेज 59 है। सबकी एवरेज 59 का मतलब होता है सबके पास 59, 59, 59 और 59 है। अब जो 2 बॉयज़ जा रहे हैं वो 59, 59 तो लेकर जा रहे हैं, साथ में उनके जाने की वजह से बाकी बच्चों की एवरेज 1 से और कम हो जाती है। मतलब ये उनसे भी कुछ ना कुछ ले गए होंगे ना, तो जो 18 बॉयज़ बचे थे उनसे भी ये एक एक ले गए, तो 18 उनसे ले गए होंगे, तो टोटल ये कितना बाहर ले गए, 136। तो 136 2% के लिए है, तो एवरेज कितनी हो जाएगी, 68। ठीक है जी, क्लियर हुआ। तो ये एवरेज वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। अभी एलिगेशन वाला आ गया। ये एलिगेशन का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि मतलब कि आप लोगों ने मतलब कि थोड़ा सा एलिगेशन की जब नॉलेज होगी तो तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। अगर डायरेक्टली जो करेगा फिर वो बच्चा नहीं बना पाएगा, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन मतलब एलिगेशन के बनाए होने चाहिए आपने। वो कह रहा है इनवर्ट रेशियो ऑफ टी ऑफ ₹80 पर kg। टी आपकी जो है वो 80 रुपीज़ पर kg वाली एक है, शुड बी मिक्सड विद टी ऑफ ₹120 पर kg। एलिगेशन हम लगाते कहते हैं, बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूज होते हैं भी एलिगेशन लगाना कहाँ पे है। जहाँ पे भी 2 क्वांटिटीज़ को मिक्स करने की बात की जाती है और क्वेश्चन में आपसे क्वांटिटी की रेशियो पूछी जाती है, तो वहाँ पे आपने क्या लगाना होता है, एलिगेशन लगाना होता है, ठीक है। देखो एक का कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 80 रुपीज़ पर kg है, ठीक है। दूसरे का कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 120 रुपये पर kg है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख रहे हो, यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख रहे हो, तो सेंटर में भी आपने क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस ही लिखना है, ठीक है। तो सेंटर में भी हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस दे नहीं रखा, वो कह रहा है कि 120 पर kg, सो दैट ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट ₹99 पर kg देयर इज़ ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 99 का सेल करने पर ये आपका सेलिंग प्राइस है, आपको 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, कॉस्ट प्राइस में
प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या बनता है भाई, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट बाय में प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका हमेशा 100% होता है, उसमें आप प्रॉफिट 10% ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस आपके पास कितना हो जाएगा, 110%। तो 110% की वैल्यू आपको दे रखी है, 110% की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी है भाई, 99 है। 100% की मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 99 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, तो ये हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 रुपीज़ पर केजी। तो ये हमारा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। समझे इस बात को। इसी पॉइंट में बच्चे गलत कर देते हैं, बच्चे सेंटर में 99 ही डाल देते हैं, लेकिन जो 99 है वो सेलिंग प्राइस है। अगर आप यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख रहे हो, यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख रहे हो, तो सेंटर में भी कॉस्ट प्राइस ही लिखना है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट आपका सेलिंग प्राइस होता है। 100% में 10% प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना, 110%। तो 110% की वैल्यू 99 है, तो 100% की वैल्यू में निकाल दी, कितनी आ गई, 90। बस इसके बाद तो आपने डायगोनल में डिफरेंस लेना होता है। यहाँ डिफरेंस 30, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया, 10। तो कैंसिल करोगे तो रेशियो कितनी बन जाएगी, 3:1। ठीक है। तो एलिगेशन को जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो वो इस क्वेश्चन को जल्दी बना लेगा। समझ आ गया भाई, चलिए वेरी गुड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करो, ठीक है। पहले आपने ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है। सॉल्व करके मुझे बताना भी कितने बच्चे आंसर बना पाए। इस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर बताना। ये वाला ट्रेन वाला क्वेश्चन पेपर में ही आया हुआ, आपके वहीं से उठाया मैंने, कहीं और से नहीं लेके आया, ठीक है। मुझे दिखा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने उठा लिया भी ये वाला क्वेश्चन करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रेन वाला क्वेश्चन आप एक बार खुद से सॉल्व करो। सॉल्व करके आप लोगों ने बताना है भी कौन कौन बना पाया, कौन कौन नहीं। किसका आंसर ठीक आया वो आप बताओगे। ठीक है। अब मुझे रुकने की जरूरत थोड़ा ना, मैं तो आगे कराता रहता हूँ। आप लोग वीडियो पोस्ट कर लेना, वीडियो पोस्ट करके फिर कमेंट करके बता देना कि बना कि नहीं बना, ठीक है। इसके बारे में जरूर बताना कि आप लोग बना पाए कि नहीं, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्ट मूविंग एट स्पीड ऑफ 60 km/h फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर एट 10 AM, ठीक है। देखो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं इसका पूरा। ये हमारा दिल्ली वाली साइड हो गई, ये हमारे कानपुर वाली साइड हो गई, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्ट मूविंग एट स्पीड ऑफ 60 km/h। यहाँ से जो ट्रेन चली है वो 60 km/h से चल रही है। सारी इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। और 10 बजे चली है, ठीक है। कितने बजे चली है भाई, 10 बजे। दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है कानपुर से दिल्ली, कानपुर से दिल्ली जा रही है और उसकी जो स्पीड है वो लिख लेते हैं भाई 40 km/h है। इसकी स्पीड है 40 km/h एट 11 AM, और ये चलिए 11 बजे, ठीक है। ये चलिए 11 बजे। ये ट्रेन चली है 10 बजे और वो ट्रेन चली है आपकी 11 बजे। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली डज नॉट स्टॉप एट एनी पॉइंट। जो दिल्ली से स्टार्ट होकर उधर जा रही है ना, वो किसी पॉइंट पे रुकी नहीं है, ठीक है। द ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम कानपुर, जो कानपुर से स्टार्ट हुई है, स्टॉप्स फॉर 15 मिनट्स एट अ पॉइंट, वो किसी 15 मिनट के लिए रुकी है, बट अ पॉइंट विच इज़ 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम कानपुर। मतलब कानपुर से इधर इसने 40 किलोमीटर कवर करने के बाद फिर ये 15 मिनट के लिए रुकी है। टोटल डिस्टेंस हमें बता दिया अभी 480 किलोमीटर है इनके बीच में। टोटल डिस्टेंस इनके बीच में 480 किलोमीटर है। और जब टू ट्रेन्स मीट करती हैं, हाउ मच डिस्टेंस हैज़ बीन ट्रेवल बाय ट्रेन दैट स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली। देखो जहाँ पे भी ये ट्रेन मीट करी होंगी उसके बाद हमें ये बताना है कि दिल्ली से वहाँ तक का कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था, वो निकालना है, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हल्का सा हमें दिमाग लगा के सॉल्व करना था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। देखो सबसे पहले तो जब भी आपके पास ट्रेन के चलने के टाइम वाला क्वेश्चन आता है जिसमें बताता भी ट्रेन 10 बजे चल रही है, 11 बजे चल रही है, 12 बजे चल रही है, तो आपने दोनों ट्रेन का ना चलने का टाइम सेम करना होता है पहले, ठीक है। अब सबसे पहले तो 10 बजे वाली ट्रेन चलेगी, इसको पहले मैं 1 घंटा चलाऊँगा। देखो 11 बजे तक मैंने यहाँ पे 11 बजे तक मैंने इसको चलाया, ठीक है। टाइम हम इसमें डब्बे में से डाल देंगे भाई। 11 बजे तक हमने चलाया तो इसने 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होगा, है ना। जब इसकी स्पीड 60 km/h है तो उसका मतलब 1 घंटे में कितना कवर करेगी, 60 किलोमीटर। तो 11 बजे तक इसने 60 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। अब 11 बजे वो ट्रेन भी चली है और आपको ये बताया था भाई 40 किलोमीटर चलने के बाद अब इसकी स्पीड भी 40 km/h है, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती होगी।
तो जब इसने 40 किलोमीटर कवर कर लिया था तो यहाँ पे 12 बज चुके होंगे, ठीक है। 11 बजे देखो उसको भी चलाया था, 11 बजे हमने इसको भी चलाया था, ठीक है। वो 1 घंटे के बाद वो क्या ना रुक गई थी वो, तो वो 12 बजे तक उसने 40 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। तो इसको भी पहले 12 बजे तक पहुँचा दो, इसको भी पहले आप 12 बजे तक पहुँचा दो। 12 बजे तक इसने और 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि 12 बजे वो ट्रेन 15 मिनट के लिए रुक गई, ठीक है। यहीं पे रुके रुके टाइम डाल देते हैं भाई, यहीं पे रुके रुके कितना हो गया, 12-15 हो गए। तो वो तो रुक गई लेकिन ये तो नहीं रुकेगी, ये तो चलती ही रहेगी। अगले 15 मिनट तक इसको चलाओ। पहले देखो, अब 60 किलोमीटर अगर 1 घंटे में ट्रैवल करती है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर मतलब होता है 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है, तो 15 मिनट में कितना जाएगी, 15 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। तो 15 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया होगा 15 मिनट में। यहाँ पे भी हो गए 12-15, ठीक है। दोनों ट्रेन को मैं 12-15 और 12-15 पे ले आया। पहले तो इतनी बात समझ में आ रही है, सबसे पहले मैं काम कर रहा हूँ दोनों ट्रेन को मैं 12:15 पर लेकर आ रहा हूँ, ताकि दोनों सेम टाइम पे, इसके बाद कोई रुकेगी नहीं ना बीच में, क्योंकि बीच में उसने ट्रेन को रोक दिया। अगर ना रोका होता तो मैं 11 बजे के हिसाब से दोनों ट्रेन को एक साथ मिला देता, ठीक है। दोबारा देखो, ये दिल्ली से चली है 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। ये कानपुर से चली है 40 किलोमीटर पर आवर से। अब वो 10 बजे चली थी और ये कितने बजे चली है, 11 बजे। तो सबसे पहले तो मैं 10 बजे वाली ट्रेन को चलाऊंगा कि 1 घंटा पहले दोनों बराबर हो जाएं। तो पहले मैंने 1 घंटा चलाया भी 60 किलोमीटर, यहाँ भी 11 बज चुके हैं और यहाँ पे भी 11 बजे हुए थे। अब अगर बीच में ट्रेन को रोकने की बात ना की गई होती तो मैं डायरेक्टली टाइम निकाल लेता भी कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, और हम निकाल लेते। लेकिन वो जो ट्रेन है वो 1 घंटा चलने के बाद रुक गई, तो हमने वहाँ तक उस टाइम तक पहुँचना पड़ेगा कि जब वो रुकने के बाद चली है। तो अब देखो, इसने पहले 40 किलोमीटर कवर किया और फिर उसके बाद वो 15 मिनट के लिए रुकी है। तो 40 किलोमीटर कवर करने में पूरा 1 घंटा लगा होगा, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो जब इसने 40 किलोमीटर कवर किया तो 11 से 12 बज गए होंगे और फिर 15 मिनट के लिए रुकी है। तो आप भी उसको आगे तक लेके जाओगे उस ट्रेन को भी। तो 11 से 12 तक 60 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया होगा और 15 मिनट में 15 किलोमीटर, ठीक है। देखो 60 मिनट में 60 किलोमीटर है ना, तो 15 मिनट में कितना होगा, 15 किलोमीटर। अब 12:15 बजे तक आप ये चेक करो दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। टोटल डिस्टेंस था 480 किलोमीटर, 60 120 और ये कितना हो गया 135 इसने ट्रैवल किया, 40 ने ट्रैवल किया, कितना हो गया 175। दोनों ने मिलकर 175 डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो बचा कितना आपके पास, 305 किलोमीटर डिस्टेंस बचा हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये 305 किलोमीटर बचा हुआ है। अब देखो 12:15 बजे ना ये भी चलेगी और ये भी चलेगी। अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो दोनों ट्रेनें मिलकर कवर करने वाली हैं, तो कितना टाइम लगाएंगी, टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 305 किलोमीटर डिस्टेंस बचा हुआ है और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चलती हैं तो स्पीड आपकी ऐड होती है। तो 60 + 40 100 की स्पीड से, तो 100 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, 3 5/100, 5/100 कितना हो जाएगा 1/20, 3 1/20 आवर्स, ठीक है। मतलब 12:15 बजे के बाद 3 1/20 आवर्स और वो ट्रैवल करेंगी और उसके बाद वो यहाँ पे क्या कर जाएंगे भाई, मीट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें तो बताना क्या है, हमें ये नहीं बताना भी वो कितने बजे मीट कर रही हैं, हमें तो ये बताना है कि दिल्ली से जब वो वहाँ पे मीट किए तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ठीक है। अब देखो 12:15 बजे तक यहाँ तक ये ट्रेन पहुँची है और उसके बाद 3 1/20 आवर्स, इसको भी अगर मैं लिखूँ 23 × 60 + 1 61/20 आवर्स और चलने के बाद वो मीट की है। तो आप ये देखो भाई इतने आवर्स में इस ट्रेन ने कितना और डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो 61/20 आवर्स में कितना गई होगी, मल्टीप्लाई बाय 60, तो 183 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या होता है भाई, मैं लिख दूँ यहाँ पे, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम लगाया इतना, इसको मैंने सॉल्व कर लिया 61/20 आवर्स, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ 183 किलोमीटर। मतलब जो यहाँ से ट्रेन चली है ना, उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक 183 किलोमीटर और कवर कर लिया उसने। तो 183 किलोमीटर ये और 120 और 15 135 ये, देखो 183 किलोमीटर ये हो गया और 120 और 135 आपका ये हो गया।
तो 5 और 3 8, 11, 318 किलोमीटर दिल्ली वाली साइड से। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। हाँ जी, बता देना मुझे ज़रूर ये वाला क्वेश्चन तो कौन कौन बच्चे ने बनाया था, कौन कौन बच्चे ने नहीं बनाया था। ठीक है, आप लोग कुछ कमेंट करोगे तो फिर अगली वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, कोई कमेंट्स ही नहीं आएंगे, कोई बताएगा भी नहीं कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ तो बताया करो कि मेरी जो पढ़ाया हुआ है आपको समझ आता है कि नहीं आता। वो तो मुझे एक्सप्लेन कर दिया करो कि कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि जो मैंने समझाया हो ना समझ में आया हो। ठीक है, तो बता दिया करो भी कैसा चल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे पता है भी एक बार में तो हो सकता है कि ना आया हो किसी बच्चे को। एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से, और फिर आपको फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाएगा तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, मैं ध्यान से समझाता हूँ आराम से एक बार। देखो, दिल्ली से एक ट्रेन चली है 10 बजे 60 किलोमीटर पर आवर से। कानपुर से ट्रेन चली है 11 बजे 40 किलोमीटर पर आवर से। आपने क्या करना होता है, दोनों ट्रेन का ना चलने का टाइम पहले सेम करना होता है। ठीक है, तो देखो जो 10 बजे चल रही है और वो 11 बजे चल रही है, तो पहले मुझे उसको 1 घंटा चलाना चाहिए। तो मैंने उसको 1 घंटा चलाया, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर उसने कवर कर लिया। और यहाँ पे कितने बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं। अब अगर क्वेश्चन में और कोई कंडीशन ना मेंशन होती कि उसने पहले 40 किलोमीटर ट्रैवल किया फिर 15 मिनट के लिए रुक गई, अगर कोई और कंडीशन मेंशन ना होती तो मैं वहीं पे ये काम कर देता बस सीधा, टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कि 480 में से ये 60 कम करता, 420 डिवाइड बाय 100 करके सॉल्व कर देता, आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन इसने कुछ और कंडीशन बताई ना फर्दर। उसने कहा कि उधर वाली ट्रेन ने ना जो कानपुर से चली है, पहले वो 40 किलोमीटर चली और फिर उसके बाद 15 मिनट रुक गई। अब उसकी स्पीड ही 40 किलोमीटर पर आ रहा है, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर गई होगी। तो 11 बजे से कहाँ तक, 12 बजे तक, और फिर 15 मिनट रुक गई 12:15 तक। तो वो 12:15 तक ट्रेन पहुँच गई, तो इसको भी आप पहले 12:15 तक लेकर आओगे, क्योंकि उसके बाद फिर ट्रेन रुकी नहीं है। तो 11 से 12 तक इसने भी 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, और 15 मिनट में कितना ट्रैवल किया, 15 किलोमीटर। तो टोटल 480 में से 60 + 60 120, 135 और 175, तो 175 किलोमीटर ट्रैवल हो चुका था। तो बचा कितना था, 305 किलोमीटर। अब ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है 305 किलोमीटर, ये दोनों ट्रेनें एक साथ मिलकर कवर करेंगी 12:15 बजे के बाद। ठीक है, तो कितना टाइम लगाएंगे हमने पहले वो निकाल लिया कि अब डिस्टेंस बचा हुआ 305 किलोमीटर, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होगी, 60 + 40 कितनी हो जाएगी, 100, 3 1/20 आवर्स, मतलब 61/20 आवर्स के बाद अब वो मीट कर जाएंगी। लेकिन हमें मीटिंग टाइम नहीं निकालना था, हमें ये निकालना था कि दिल्ली से कितने डिस्टेंस पे वो ट्रेनें मीट की हैं, वो निकालना था। तो ये ट्रेन तो 60 की स्पीड से चलती आ रही है, तो अगर इसने 61/20 आवर्स और ट्रैवल किया, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, तो 60 × 61/20 स्पीड इंटू टाइम हमने कर दिया, तो 183 किलोमीटर आ गया कि 183 किलोमीटर इसने और ट्रैवल किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 183 किलोमीटर ये हो गया, पीछे का 135 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 318 किलोमीटर। हाँ जी, अब बताइए, अब क्वेश्चन समझ में आ गया, अब होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये तो मैंने धीरे धीरे करके बताया ना, एग्ज़ाम में तो आप लोगों ने जल्दी करना पड़ेगा। और देखो, जब ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में निकाल लेंगे तभी तो दूसरे बच्चों से आगे जाएंगे। सिंपल वाले तो पीछे वाले सारे ही बना लेंगे, ये वो क्वेश्चन है जो कोई कोई बच्चा बनाएगा, तो जो बच्चा बनाएगा वही एग्ज़ाम में आगे जाएगा। ठीक है, तो मुश्किल क्वेश्चन बनाने बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग वीडियो देखते हो, बीच में कमेंट करते हो, लाइक भी कर देते हो कभी कभी गलती से। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब वगैरह तो आपने करना ही है, तभी आपको वीडियो के बारे में पता लगेगा। और किसी को भी ऑफलाइन बैचेस के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है कि ऑफलाइन हम कहाँ पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन जो है मैं पढ़ाता हूँ मोहाली में। ठीक है, तो कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, मैथ करना चाहता है, तो वो मोहाली ऑफलाइन क्लासेस आके लगा सकते हैं। ठीक है, न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो है 7 to 9:30 का एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। अभी रिसेंटली हमने 2 दिन पहले ही बैच स्टार्ट किया है, और वो है 3:30 to 6:30 का बैच है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी बच्चा अगर रजिस्टर करना चाहता है तो आके वो रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।